नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। डियर सभी लोगों को नमस्कार। सोनू जी, योगेंद्र जी, मीरा जी, चीनू जी, गोविंद जी, वेदिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। डियर, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने भारत के संविधान का विकास देखा, तो उसमें स्टार्टिंग से जो आंदोलन थे, जितने भी चंपारण मूवमेंट से लेकर हमने अवज्ञा सहयोग आंदोलन, तमाम कमीशन उसमें हमने देखे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो जो भी छात्र छात्राएं यूपी के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए, अगर उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो उन सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा था कि पेपर में दिया हुआ था कि दिसंबर जनवरी में हम एग्जाम करा सकते हैं, तो टीजीटी पीजीटी का क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लॉन्च कर चुका हूं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको सारी बातें हम लोग देखिए नॉर्मली पढ़ते पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन आपने देखा होगा इतिहास के बहुत सारे प्रश्न उसमें आ जाते हैं। हमने इसके पहले 3 क्लास की थी, तीनों क्लास में आपने देखा था कि हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन उसमें आए थे। हमने आंदोलन देखा, भारत छोड़ो, सविनय असहयोग, तमाम कृष्ण मिशन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, हम आधुनिक इतिहास से पढ़ते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से हो जाता है और आपके टीजीटी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने वो देखा था। अब संवैधानिक विकास में हम तमाम एक्ट के बारे में देखने वाले हैं और रफली स्पीड में चलेंगे ताकि वो सारे आप देख सकें। तमाम सारे शुरू से लेकर अब तक जितने भी एक्ट रहे हैं देश का संवैधानिक विकास में, उस सभी के बारे में बात करेंगे। और क्लास शुरू होने से पहले फिर सबको बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगर वो हमारी संस्था का ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली चलाया गया है 40 से 45 दिन के लिए, जिसमें आपको सारे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको करना बस इतना है कि हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पर कॉल करना है या फिर उस पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बात बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास की। और संवैधानिक विकास में हम सबसे पहले एक एक तरफ शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले द्वैध शासन से, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। द्वैध शासन शुरू कर रहे हैं जीरो से। तो आपका कनेक्शन जो द्वैध शासन के बाद हम करते हैं, तो आप समझ जाते हो कि इसका कनेक्शन इतिहास से रहा है। ठीक है, तो यहाँ द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया? द्वैध शासन का मतलब दो प्रकार का शासन हो जाता है। दो प्रकार का शासन का मतलब एक हो जाता है नवाब का शासन, नवाब का शासन, और दूसरा हो जाता है कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हमारे समय में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय जो इंग्लैंड कंपनी थी वो आ जाती है। ठीक है, आवाज जा रही मेरी सभी को? हीना इलाहाबादी जी कह रहे हैं सर ब्लफ हो रहा है क्या? आवाज जा रही मेरी सभी लोग को ना? कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो नवाब का शासन और कंपनी का शासन, आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1764 की डेट आपको याद होगी। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस रहा है ये। बक्सर का युद्ध हुआ था, याद होगा आप सबको। इसी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में, 1765 की बात है, आपके जिस प्रयागराज से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, इसी प्रयागराज में एक संधि हुई, तब इसको इलाहाबाद कहते थे, जिसका नाम दिया गया था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, आ रही सर? हाँ बिल्कुल, बक्सर हिना जी। अच्छा, तो बक्सर की संधि युद्ध हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह संधि किसके बीच में हुई थी? यह संधि हुई थी नवाब साहब के। नवाब साहब से इसका मतलब हमारा ये हुआ, यह संधि हुई थी उस समय अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब और कंपनी के बीच में, और कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, इंग्लैंड से यहाँ पे आई थी। उन दोनों के बीच में हुआ। इसके अकॉर्डिंग कंपनी को रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा गया प्रश्न है।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह का रेवेन्यू यानी राजस्व वसूलने का राइट अधिकार मिल गया था कंपनी को। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों उठा के देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न हिस्ट्री से करेक्ट है, लेकिन आया पॉलिटिकल साइंस में है। मीर कासिम, हाँ हाँ बिल्कुल, इतिहास उतना इतिहास में नहीं जा रहे हैं। ये द्वैध शासन, ये रेवेन्यू मिला था, याद रखेगा। और इसी से लेकर 1765 में हुआ, तो 1765 से द्वैध शासन की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। 1765 से लेकर अब 1765 बैठक हुई, तो ये चला था डियर 1765 से लेकर के 1772 तक ये द्वैध शासन चलता रहा कि रेवेन्यू का हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अब कंपनी देखेगी। ठीक है, ये अब कुछ पावर राजा के हाथ में, कुछ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, द्वैध शासन। मैंने आपको बोला कि 1765 से लेकर 1772 तक ये केस चला। 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट बना था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी को पता होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, तो ये जो द्वैध शासन था बंगाल में, द्वैध शासन का अंत हो गया। ठीक है, द्वैध शासन के अंत करने की बात की गई कि भैया द्वैध शासन का अंत किया जाएगा तथा कंपनी अब शासन को नियंत्रित करेगी। इस एक्ट के अंतर्गत ये बात की गई थी कि बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में द्वैध शासन का अंत करना था और शासन अब कंपनी करेगी, कंपनी के हाथों में शासन की बागडोर होगी, इसके अंतर्गत बताया गया था। और इसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर थे, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर थे जो, उनको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कि आप सिर्फ आप गवर्नर नहीं रहेंगे, बल्कि क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल रहेंगे, ये बना दिया गया। और पहले जो गवर्नर जनरल बने थे आप सभी को पता होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले बने थे, पहले गवर्नर जनरल, यही पूछा गया है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत मुंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, बंबई और मद्रास के कि जो गवर्नर थे, उनको क्या कर दिया गया, कहा गया कि भैया ऐसा है ना, अब तुम बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहोगे। गवर्नर जनरल के क्या रहोगे, अधीन रहोगे। एक बात दिमाग में कंठस्थ कर लो, सीधी बात, नो बकवास। अब तुम उनके अधीन रहोगे, बंबई और मद्रास के गवर्नर, ये भी कर दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें एक सीजे होते थे, चीफ जस्टिस, और 3 जो होते थे अन्य न्यायाधीश होंगे, ये कर दिया गया। ये सारी बातें याद रखें, एग्जाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कई बार पूछा है, आपके टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, नेट जेआरएफ में भी आया है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोग को, नीरज जी, बिंदु पंडित जी, स्वागत है। तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पे एक सीजे होगा, चीफ जस्टिस, और 3 अदर जज होंगे, यह बात कह दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला होता है उसको देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई कंपनी के मामलों की देखभाल करने के लिए। किसकी देखभाल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले होते थे उसकी देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या की गई, स्थापना की गई थी। यह एक प्रशासनिक इकाई थी, याद रखिएगा। जो कंपनी को, कंपनी के जितने भी सैन्य संबंधित मामले होते, जितने सिविल मामले होते थे, उन मामलों की रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सेना से, सैन्य से जुड़े हुए मामले होते थे, जितने भी सिविल मामले होते थे, उन सभी की रिपोर्ट क्या करती थी, ले जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लैंड में देती थी कि सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला है। ठीक है, ये सारी बातें बता दी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में क्या किया गया, भेद किया गया। ठीक, कि भैया ऐसा है, आपके कॉमर्शियल वर्क जो होंगे वो अलग होंगे, पॉलिटिकल जो फंक्शंस होंगे वो आपके अलग होंगे। गुड इवनिंग। ठीक है, ये कह दिया गया। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। अब कंपनी शासन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कंपनी शासन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, 6 सदस्यीय राजनीतिक कार्यों की देखभाल करने के लिए 6 सदस्यीय, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। 6 मेंबर होंगे। दूसरी तरफ जो वाणिज्यिक कार्य, कॉमर्शियल कार्य हो रहे थे वो अलग हो गया, राजनीतिक कार्य अलग हो गए। वाणिज्यिक कार्य जो होते थे वो अलग हो गए और वे अलग हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन में सर्वोच्चता प्राप्त हो गई कि ब्रिटिश सरकार जो होगी, अब ये जो 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेगी, पॉलिटिकल फंक्शंस करेगी, जितने भी राजनीतिक कार्य करेगी, ये 6 सदस्यों की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो देखेगी। और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सर्वोच्चता हासिल हो गई कि भैया देखो अब ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी। गुड इवनिंग एक वेणा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, ये कह दिया गया इस चीज को अच्छे से, और इसी के माध्यम से इस तरीके से भारत में फिर से जो क्या स्थापित हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बिहाफ से फिर से भारत में क्या स्थापित हो गया, दोहरा शासन। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन कहाँ, किसके अंतर्गत खत्म हुआ था और फिर कब चालू हो गया। ठीक है, अब इस द्वैध शासन में क्या हो गया, इस द्वैध शासन के अंतर्गत, दोहरे शासन के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में थी, उसका ट्रेड पर यानी व्यापार पर सेंट्रलाइजेशन हो गया, कह सकते हैं एकाधिकार हो गया, केंद्रीकरण हो गया कि अब जितना भी व्यापार होगा वो सब कंपनी देखेगी। और दूसरा क्या हो गया कि सैन्य, राज्य और नागरिक मामले, सैन्य सेना से जुड़े हुए, राजस्व यानी रेवेन्यू से जुड़े हुए, नागरिक यानी सिटीजन से जुड़े हुए जितने भी मामले होंगे वो सब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होता था। यहाँ पे फिर से एक बात, दोहरा शासन आ गया। एक शासन क्या, कंपनी देखेगी, व्यापार पे पूरा वो देखेगी, आर्मी से, सेना से, रेवेन्यू से और सिटीजन यानी नागरिक से जुड़े हुए मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। फिर से दोहरा शासन, द्वैध शासन आ गया। ये चीजें हो गई। फिर आता है 1830 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1830 का चार्टर एक्ट। अब ये एक्ट यानी ये अधिनियम क्या कहता था, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़े हैं, संवैधानिक विकास देख रहे हैं, इसमें चार्टर एक्ट क्या होता था। तो अब इससे क्या हो गया,
कंपनी का भारत में, इससे क्या हो गया, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, जो कंपनी भारत में थी, कंपनी का भारत में चाय यानी टी, इस चाय को छोड़कर बाकी सभी पर जो उसका एकाधिकार होता था कंपनी का, कि भैया सारी उसी का एकाधिकार है, तो छोड़ करके अन्य सभी पर से एकाधिकार क्या हो गया, खत्म। कि भैया देखो ऐसा है, आप ऐसा करो ना, तुम चाय को लेकर के ठीक है, तुम चाय पे एकाधिकार रखे रहो अपने पास, चाय से संबंधित सारा व्यापार तुम करो, कोई इशू नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अन्य जो चीजें होंगी उस पे से आपका एकाधिकार समाप्त हो गया, कि सिर्फ तुम ही नहीं करोगे, और लोग भी करेंगे। ठीक है, कंपनी का। साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, इसी एक्ट के बिहाफ पे एक सबसे खराब काम जो हमारे देश के लिए हुई, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को मंजूरी मिल गई कि ठीक है, आप ईसाई धर्म का क्या करिए, प्रचार करिए। क्रिश्चियनिटी को क्या मिल गई, मंजूरी। गुड इवनिंग कितनी बार भेजेंगी प्रेरणा जी, देख लिया हमने। तो इसको क्या मिल गया, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की मंजूरी मिल गई कि हाँ भैया आप ईसाई धर्म का प्रचार करिए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि कंपनी भारत में शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्चा करेगी। शिक्षा साहित्य पर कंपनी क्या करेगी, भारत में शिक्षा साहित्य एजुकेशन लिटरेचर पे 1 लाख रुपए खर्चा करेगी। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च करेगी कौन, कंपनी। इसमें से आपको याद रखना है, चाय को छोड़ के बाकी सही पे एकाधिकार खत्म हो गया, और ईसाई धर्म को मंजूरी, ये 1813 का चार्टर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो 1833 का चार्टर एक्ट था। अब 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, 1833 का चार्टर एक्ट ये कहता है कि इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन केंद्रीकृत हुआ। अब कैसे हुआ देखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स सर थे। अब वो क्या हो गया, इसी एक्ट के बिहाफ पे वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि भैया आप सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर जनरल नहीं है, बल्कि पूरे भारत के आप क्या होंगे, अब गवर्नर जनरल होंगे। ये इसी एक्ट के बिहाफ पे हुआ था, और इनके हाथ में पूरी की पूरी नागरिकों संबंधित सारी शक्ति दे दी गई, सेना से संबंधित सारी शक्ति दे दी गई, सब आप ही देखोगे और कोई देखेगा नहीं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखेगा। इसी एक्ट के माध्यम से सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का भी प्रयास किया गया। सिविल सेवाओं में चयन के लिए, सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई कि भैया आप खुले तौर पे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले, कहाँ गया, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपने देखा था, इसी के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो पाई। ठीक, ये चीजें हो गई, ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। ठीक है, गवर्नर जो जनरल थे
कि परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और आप लोग बहुत फेमस बंदे हैं, नाम जानते होंगे, आपके एग्जाम में 20 बार पूछा है, लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग की जब बात आती है तो लॉर्ड मैकाले सर का नाम आता है। विधि आयोग की जब बात आती है लॉर्ड मैकाले सर का नाम आता है, पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, इसी एक्ट के अंतर्गत जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनकी सारी लीगल पावर खत्म कर दी गई और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए भारत के गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां सौंप दी गई कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जितनी भी विधायी शक्तियां थी, लीगल पावर थी, सब खत्म। और कहा गया कि भैया कुछ नहीं, अब सब कुछ गवर्नर जनरल के हाथों में होगा। इसी एक्ट के बिहाफ पे हुआ था। ठीक है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, जिसको हम बोलते हैं अंतिम चार्टर अधिनियम, अंतिम लास्ट अंतिम चार्टर अधिनियम जो 1853 का था। अब इसमें क्या किया गया, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, भारत में विधि का निर्माण एक अलग कार्य हो गया। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई। सीमित 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 प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है, सीमित मात्रा में अब कंपटीशन शुरू होगा। पहली बार जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर रोक लगाई गई। पहली बार जाति, धर्म व मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर रोक लगाई गई। कहा गया कि भैया नहीं, अब ये चीजें नहीं होंगी, जाति, धर्म, मूल वंश, ये सब छोड़िए, ये सब बातें छोड़िए, हटाइए इन सबको, इसकी बात नहीं होगी अब। और इसी के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, उनके जो लेजिस्लेटिव यानी विधायी कार्य होंगे और जो प्रशासनिक कार्य होंगे, उन प्रशासनिक उन सभी कार्यों में क्या किया गया, विभाजन किया गया कि भैया ना तो कोई अब विधायी कार्य होगा और ना तो कोई अब प्रशासनिक कार्य होगा, सबको अलग कर दो। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बताने की बात की गई थी। ठीक है, और इसी अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का खुला आयोजन हुआ। ठीक है, सिविल सेवाओं के लिए, सिविल सर्विसेज का, सिविल सेवाओं का खुला आयोजन हुआ। और याद रखिएगा, इसमें भारतीय भी थे, भारतीय भी, उनको भी शामिल किया गया कि अब आप सिविल सर्विसेज में इंडियंस लोग भी एग्जाम दे जाएंगे। और इसी के संदर्भ में 1854 में एक कमेटी बनाई गई थी, याद होगा आपको नाम, मैकाले कमेटी। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, मैकाले समिति, कमेटी बनाई गई इसी के संबंध में। तो पहली बात सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भी कहा गया ठीक है, वेलकम है आपका। ये 1853 के चार्टर एक्ट के बिहाफ पे हुआ। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 1858 1858 भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसको देखिए, मैं स्पीड में से चल रहा हूं,
पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीएचडी के लिए 40 से 45 दिन का टारगेट कोर्स रखा गया है, जो आपको कहीं से कुछ छूटे ना हो। इसमें अभी तो मैं सिर्फ 2 घंटे क्लास है, एक 4 से 5 लेता हूँ, जिसमें कि अलग से टीजीटी में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो पीजीटी में और नेट जेआरएफ में तीनों की क्लास चली है। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ। अब पीजीटी और नेट जेआरएफ में ऐसे टॉपिक है जो टीजीटी में नहीं है, तो अभी 4 से 5 उसके आईआर की क्लास चल रही है। ठीक है, 4 से 5 क्या चल रही है, आईआर की क्लास चल रही है, क्लियर जान लीजिए। ठीक, 5 से आपकी टीजीटी क्लास चलिए। मैक्सिमम अगले संडे से आपकी टाइम ड्यूरेशन, उस अगले संडे बहुत दिन है, मैक्सिमम मान से उससे पहले ही आपकी टाइम ड्यूरेशन और बढ़ जाएगी। संडे भी आपकी 4 घंटे, 3 से 4 घंटे क्लास होगी, और ये लास्ट दिसंबर तक आपको पूरा कोर्स से बिना कुछ छूटे खत्म होगा। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार रिवीजन करना है, वो जुड़ना चाहते हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1858, ये क्या था, ये एक्ट जो था, इसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन, ठीक है, इसके द्वारा जो ब्रिटिश सम्राट थे, उस ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन, ठीक है, अरे क्या लिख दिया, हाँ सही तो है, भारत पर हो गया, भारत पर स्थापित हो गया। ठीक, भारत पर क्या हो गया, स्थापित हो गया, कि भारत पर क्या होगा, सीधा शासन इनका होगा, वो डिस्पैच जी, हिना इलाहाबादी जी। तो ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर क्या हो गया, स्थापित हो गया। सब अब गवर्नर जनरल जो होंगे, अब इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया, जो जो गवर्नर जनरल होते थे भारत के, उन्हीं का नाम हम बदल दिया गया, कहा गया आपकी जगह वायसराय होंगे। आपको पता होगा 1858 के पहले 1857 की क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति के बाद अधिनियम मैग्ना कार्टा आया था ये, और इसी के आधार पे जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उनका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। कहा गया अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे, वायसराय होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। इसी के द्वारा फिर से भारत में द्वैध शासन का अंत हो गया। कहा कि भैया अभी कंपनी का और ब्रिटिश सरकार का कुछ नहीं, जो द्वैध शासन चल रहा है खत्म, द्वैध शासन खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना हुई। भारत सचिव नामक नए पद की स्थापना हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1861 का एक्ट आया। अब इस एक्ट के बिहाफ पे क्या कर दिया, पहली बार, ठीक है, पहली बार जो विधायी परिषद था, मैंने आपको बताया था पहले, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को मान्यता दी गई। और इसी अधिनियम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हुई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश, जैसे आज हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है। आप सभी को पता है कि अगर कोई बहुत ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि सरकार को अब डिसीजन लेना ही लेना है, और पता लगा कि संसद में, लोकसभा क्या है, डिसॉल्व है, भंग है, ठीक है, तो वहां पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या हो गई, मिल गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
इसी के अंतर्गत अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का मतलब पावर को डिवाइड किया गया। बंबई मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों को अलग अलग विधायी शक्तियां सौंपी गई। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग 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 विधायी शक्तियां क्या की गई? सौंपी गई कि भैया ठीक है, आपके पास अलग अलग सौंप दी गई। जाहिर सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण एक हाथ में था, नहीं बांट दिया गया। ठीक है, किसकी बात करें? सदस्यों की संख्या 6 से 12। ये जो आप कह रहे हैं भारत का सचिव स्थापित हो गया उसके लिए ना, तो बिल्कुल 6 से 12 ने 15 सदस्य लगभग हुआ था। इसमें 15 सदस्य लगभग था। 6 से 12 लोग कहते हैं, 15 सदस्य था बिल्कुल। और उसको नाम दिया गया था एक भारत कार्यालय, इंडिया ऑफिस। जो इसके पहले वाला एक्ट आप पढ़े, जो यहाँ पे कमेंट कर रही है 6 से 12 सदस्य, तो ये हमने जो पढ़ा 1858 का जो मैग्ना कार्टा पढ़ा कि भारत का सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति ये क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होता था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस परिषद के कार्यालय को भारत कार्यालय या इंडिया ऑफिस कहा जाता था। ठीक है, बहुत सी बातें हैं, अब इतिहास पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत है। गुड इवनिंग अजय कुमार जी, राधे राधे चीनू जी। तो ये अगर इतिहास पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत, हम पॉलिटिकल साइंस के बिहाव से जो फैक्ट देख रहे हैं इतिहास से जुड़े हुए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये चीजें हुई। बंगाल मद्रास प्रेसिडेंट अलग अलग पावर दे दी गई। ठीक है, ये सारी बातें हुई। अच्छा, 6 से 12 की आप बात कर रही हैं क्या? 6 से 12 जो हमारे ख्याल से आप बात कर रही हैं वो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत जो काम हुआ था कि जो वायसराय होता था, विधि निर्माण हेतु वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति। बिल्कुल सही, हमको लग रहा है आप इसकी बात कर रही हैं। 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कि भैया ये जो वायसराय होंगे, वायसराय साहब जिनको अध्यादेश जारी, ये अगर कोई विधि बनाते थे, तो अगर कोई विधि यानी कानून बनाते थे, तो उसके लिए जो कार्यकारी परिषद होती थी, अब उसमें 6 से 12 सदस्य होंगे, ये प्रावधान कर दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया, मैं समझ गया। 1861 की बात कर रही, वही मैं समझ गया, पहले समझा उसकी बात कर रही ना, इलाहाबादी जी। बिल्कुल कि भैया अब विधि यानी कानून को वायसराय बनाएगा, तो उसकी जो कार्यकारी परिषद होंगी उसमें 6 से लेकर के 12 सदस्य होंगे। ये इसकी बात भी इसमें की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया इसका? अच्छे से याद हो गया। फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक, 1892 का। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके अंतर्गत कुछ बातें आपको याद रखनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? यही से इससे स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। ये याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन। जैसे हमारे देश में क्या होता है, 3 तरीके का शासन होता है ना, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय। स्थानीय स्तर पर जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, वो नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ये सब लोकल लेवल पे स्थानीय स्वशासन। इसी अधिनियम के अंतर्गत शुरुआत हुई। और कहा जाता है कि ये अधिनियम क्या होता है, मूलतः क्या था, संशोधनात्मक था। संशोधनात्मक का मतलब होता है ये है कि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि पहले से कुछ चीजें बनाई गई थी, उसमें संशोधन करने के लिए 1892 का भारत अधिनियम बनाया गया था, इसलिए इसको संशोधनात्मक कहते हैं। ठीक है, कि बदलाव करने के लिए बनाया गया था। जैसे जो केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें सदस्यों की संख्या जो है क्या कर दी गई, 10 से 16 कर 10 व 16 कर दी गई। कम से कम 10 होंगे, अधिकतम 16 होंगे। ऐसे कई सारे संशोधन हुए थे, वो उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है, स्थानीय स्वशासन शुरुआत हुआ और इसको संशोधनात्मक कहा गया। याद रखिएगा ये। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, 1909।
अब 1909, 1919, 1935 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, परिषद को मिला। ठीक है, बजट पे होता क्या है, जो आप कह रहे हैं बजट में परिषद को मिला, इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल के जो सदस्य होते थे, विधानमंडल का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ बजट की बात नहीं है, बजट की बात नहीं सिर्फ डियर, इस अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। चलिए आप कह रहे तो लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए फिर, प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा, ठीक है, ये करने का अधिकार मिला था 1892 के अंतर्गत। भारत परिषद अधिनियम 1909 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार जिस चीज का प्रावधान किया गया, पहली बार, सबसे पहली बार क्या किया गया, चुनाव का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, चुनाव का प्रावधान किया गया, भैया इलेक्शन होंगे, इसी 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल का भी बात की गई थी, पृथक निर्वाचक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पृथक निर्वाचक मंडल, इसकी क्या की गई, इसी के अंतर्गत स्थापना की गई। पृथक मतलब अलग से निर्वाचक मंडल की बात की गई। मैं आपको अलग से सेंस यहाँ पे ये है कि इसके अनुसार मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए वोट कर सकते थे। ठीक है, उस समय लॉर्ड मिंटो सर थे हमारे यहाँ, लॉर्ड मिंटो, और उन्हें इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड मिंटो, मिंटो पार्क प्रयागराज में है, मिंटो पार्क, तो लॉर्ड मिंटो उस समय थे, और उसी समय ये बात हो गई कि पृथक निर्वाचक मंडल होगा, मुसलमान से मुसलमानों के लिए वोट करेंगे, अलग से निर्वाचन करेंगे, तो सांप्रदायिक तौर पे क्या हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता कहे गए लॉर्ड मिंटो भैया। मिंटो पार्क प्रयागराज में है। ठीक है, इसी के द्वारा और क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। 16 से क्या कर दी गई, 60 कर दी गई, कि 16 नहीं, अब इसमें क्या होंगे, 60 होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस चीज को अच्छे से याद रखिए, सारी बातें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पूछे आएंगी। और साथ ही साथ और क्या कर दिया गया, कहा गया कि विधानसभा में पहली बार बजट की चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, और पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो कार्यकारी परिषद होती थी वायसराय की, उस कार्यकारी परिषद में क्या कर दिया गया, सबसे पहली चीज क्या कर दी गई, एक भारतीय की नियुक्ति हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या की हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय इसमें शामिल हुए। वेरी इंपॉर्टेंट लगाएगा, ये सारे फैक्ट लगभग आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, इसे अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 ये आया। अब जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, तो इसके अंतर्गत क्या था, इसकी स्थापना का उद्देश्य मेन क्या था, कि भारत में हम क्या करेंगे, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, कि भारत में हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तरदायी शासन की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे।
ठीक है, उत्तरदायी शासन की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और जो प्रांतीय शासन के विषय थे, प्रांतीय मतलब प्रोविजन, जिसको आज हम राज्य कहते हैं, प्रांतीय प्रांतीय शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, कौन कौन से एक हुआ आरक्षित और दूसरा हुआ अनारक्षित। एक हुआ आरक्षित और दूसरा हुआ अनारक्षित। दो विषय कर दिए गए जो राज्य के विषय होते थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसे इस तरह से पहली बार प्रांत में द्वैध शासन का इस्तेमाल किया गया। द्वैध शासन कि आरक्षित विषय अलग होंगे, अनारक्षित विषय अलग होंगे। ठीक है, अनारक्षित का मतलब होता है हस्तांतरित, राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेंगे। इसमें अनारक्षित यानी हस्तांतरित पे राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पे काम करेंगे। और आरक्षित विषय जो होंगे वो क्या होंगे, आरक्षित विषय ये कार्यकारी परिषद की सलाह पर काम करेंगे। दो हो गए, राज्य में ही प्रांत में ही द्वैध शासन लागू हो गया इस तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार इसी अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहली बार सेंट्रल और प्रोविजन विषयों में विभाजन किया गया। पहली बार केंद्रीय यानी सेंट्रल और प्रांतीय यानी स्टेट का प्रोविजन, इन विषयों में क्या हुआ, इन विषयों में विभाजन हुआ। पहली बार केंद्रीय और पहली बार प्रांतीय विषयों में विभाजन हुआ कि सेंट्रल के सब्जेक्ट अलग, स्टेट के सब्जेक्ट अलग। और इसी के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा दिया गया। जैसे कि आपने इसके पहले देखा, लॉर्ड मिंटो सर ने सांप्रदायिक, ताकि लॉर्ड मिंटो सर उसके जनक माने गए थे, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और इस अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पहली बार और इसको बढ़ा दिया गया। सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोग, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोग, इन सभी लोगों को भी अलग से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सब इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को भी क्या दिया गया, मताधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप कह सकते हैं, प्रश्न आपसे पूछता है कि पृथक निर्वाचन को बढ़ावा देने का कार्य किस अधिनियम ने किया, भारत शासन अधिनियम 1919 ने, क्योंकि 1909 के अंतर्गत से मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी लॉर्ड मिंटो के आधार पे पहली बार। लेकिन 1919 के अधिनियम ने क्या कह दिया कि भैया भारतीय ईसाई, सिख, यूरोपीय लोग, इन सबको भी अलग से बात होगी, ये कर दिया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक नए अधिकारी की नियुक्ति हुई। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक अधिकारी की क्या हुई, नियुक्ति हुई लंदन में भी। ठीक है, कि भारतीय उच्चायुक्त नामक अधिकारी होगा। पहली बार इसी के अंतर्गत केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग होंगे। अब कह दिया गया कि केंद्रीय बजट, सेंट्रल का बजट, और प्रांतीय यानी स्टेट का बजट, दोनों अब क्या होंगे, अलग अलग। कह दिया गया दोनों अब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसकी बात भी कर दी गई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी एक्ट के अंतर्गत पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, एक लोक सेवा आयोग की। ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन की स्थापना की गई थी।
और फिर आगे चल के 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। 1926 में ली कमीशन, नाम याद रखिएगा, ली कमीशन के आधार पे 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। किसके? उस पे, ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे, ली कमीशन। ये सारी बातें, उसके अध्यक्ष थे ई एम वाइट, ली कमीशन के अध्यक्ष थे ई एम वाइट। ठीक है, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 के थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम, और इस तरह से कल संवैधानिक विकास हम पूरा कर लेंगे। फिर संविधान, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, फिर उसके 2500 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रिवीजन क्लास है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ये इतिहास को टच करता है, पॉलिटिकल साइंस को भी टच करता है टॉपिक। तो जो भी छात्र छात्राएं टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है 40 से 45 दिन के लिए। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी के नंबर पे 96 28 95 92 37, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 96 28 95 92 37, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी की सेकंड ब्रांच है यूजीसी एकेडमी, जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चलती हैं। पॉलिटिकल साइंस पहले इसी पे चलती थी, अलग से चैनल हो गया है, उस पर चलती हैं। तो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी संस्था के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल फिर शाम 4 बजे मुलाकात होगी यूजीसी एकेडमी पे, शाम 5 बजे टीचर्स एकेडमी पे। नमस्कार।